क्लिअर आहे सर. ओके क्लिअर आहे. येतोय सर. ओके ओके ठीक आहे. लास्ट लेक्चरला सर्वांना सविनय जय भीम, गुड मॉर्निंग आणि मैत्री दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आज आपण जे बघणार आहोत त्याच्यामध्ये आपण लास्ट लेक्चर पर्यंत जे बघितलं की त्याच्यामध्ये आपण वर्णमाला बघितली, त्याच्या बरोबर आपण सर्वनाम बघितले, वर्तमान काळ बघितला, याचा वापर कशा पद्धतीने वाक्यात करतो. सर्वांनी होमवर्क चांगल्या पद्धतीने केलाय. सगळ्यांचे होमवर्क चेक करणं शक्य होत नाही, त्याच्यामध्ये मी होमवर्क चेक करून ज्या ज्या मला गोष्टी दिसतात की त्याच्यामध्ये थोडाफार चुका झालेल्या आहे तर त्या चुकांकडे मी क्लासच्या वेळेस सांगत जाईल आणि ज्यावेळेस होमवर्क छोट्या प्रमाणात असेल त्यावेळेस आपण बोर्डवर क्लास सुरू झाल्यानंतर आपण त्याचं पूर्ण हे पण करूया. आता जे आपण बघितलं कालचा जो होमवर्क होता मागच्या संडेचा, त्याच्यामध्ये आपल्याला करायचं होतं की कर्ता जो आहे तो सर्वनाम घेऊन त्याला काय करायचं होतं आपल्याला प्लस क्रियापद, जे आपण क्रियापद बघितली होती त्या क्रियापदांचा वापर करून आपल्याला वाक्य बनवायची होती. तर ही वाक्य तुम्ही चांगल्या प्रकारे बनवली. फक्त काही काही ठिकाणी काय आहे की आपल्याला ज्यावेळेस पाली शिकतोय आपण तर पालीचं मराठीत भाषांतर करताना काही गोष्टी आपल्याला मराठी म्हणजे लक्षात ठेवायच्या, कारण की पाली ही वेगळी भाषा आहे आणि मराठी ही वेगळी भाषा आहे. तर दोन्ही भाषेंचे नियम वेगळे, वाक्य रचना वेगळी आहे, ठीक आहे, व्याकरणाचे नियम वेगळे, तर त्यानुसार आपल्याला ते भाषांतर करायचं. आता मराठी भाषा आपल्याला चांगल्या प्रकारे येते, तर पाली शिकताना पालीचं ज्यावेळेस आपण भाषांतर करतो, एखादं वाक्य आहे की मी जातो, आता हे झालं मी जातो, हे झालं मराठी. पण याचं पाली करताना आपण काय करणार की अहम गच्छामी, हे आपण पाली करताना केलं. त्याच पद्धतीने आपल्याला जर याच वाक्याचं मराठीत भाषांतर करायचं तर आपल्याला मराठी भाषेमध्ये कशा पद्धतीने वापर केला जातो त्याचाही विचार आपल्याला या ठिकाणी करावा लागेल. तर ह्या दृष्टीने आपण काय करायचंय की भाषांतर करायचंय. जसं की एकत्र येणे, एकत्र येण्यासाठी आपण काय वापरला होता शब्द तन्नी पद्धती, ठीक आहे. तर त्याच्या अनुसार आपल्याला खरंच ते वाक्य जुळतंय का तिथे, त्यानुसार आपल्याला ते भाषांतर करायचं. भाषांतर करताना ज्या भाषेमध्ये आपण भाषांतर करतोय, जिस भाषा में हम भाषांतर कर रहे हैं, ठीक है, अनुवाद कर रहे हैं, उसलिए हमें उस भाषा के बारे में भी जानना जरूरी है. उस भाषा के नियम कैसे हैं, उस भाषा में किस तरीके से अनुवाद हो सकता है. तो आज हम जो सीखेंगे, आज हम विभक्ति की तरफ मुड़ने वाले हैं. यहाँ तक ये पता चल गया की हे शिकवण्याचा उद्देश एकच होता की तुम्हाला कर्ता आणि क्रियापदाला योग्य ती वचनांमध्ये लावता आली पाहिजे, ठीक आहे, योग्य वचन आणि योग्य पुरुषांमध्ये लावता आली पाहिजे. जसं की उत्तम पुरुष एक वचनामध्ये, उत्तम पुरुष एक वचनामध्ये जर कर्ता असेल, कर्ता हा जो कर्ता आहे तो जर उत्तम पुरुष एक वचनात असेल तर वाक्य कितीही मोठं असलं वाक्य हळूहळू वाढत जाणार आहे. पण कर्ता जर उत्तम पुरुष एक वचनात असेल तर क्रियापद पण काय असणार आहे, क्रियापद पण काय असणार, उत्तम पुरुष एक वचनात असेल. हे लक्षात ठेवायचं. हे बदलणार, हे दोन्ही मध्ये समानता असणार आहे कर्ता आणि क्रियापदामध्ये. कर्ता जर एक वचनात असेल तर क्रियापद पण एक वचनात असेल. कर्ता जर बहुवचनात असेल तर क्रियापद पण बहुवचनामध्ये असणार आहे. तर ह्या गोष्टींकडे आपल्याला भाषांतर करताना लक्ष ठेवायचं, ठीक आहे. कुणाचा तरी ऑडिओ ऑन आहे. तर आज आपण विभक्तीकडे वळणार आहोत. आता विभक्ती बघत असताना आपण विभक्तीचा पाठ ज्यावेळेस बघतो, आता विभक्ती म्हणजे काय, कोण सांगणार? विभक्तीची व्याख्या कशाला आपण विभक्ती म्हणतो? बोला, विभक्ती म्हणजे काय? माझा आवाज येतोय?
कर्त्याला विशिष्ट प्रत्यय लावून तो वाक्य तयार होतो, आपण करतो. कर्त्याला, फक्त कर्त्यालाच प्रत्यय लागतात का? विभक्तीमध्ये फक्त कर्ता कर्मामध्ये असतो का? ठीक आहे. आणखीन कोणी सांगू शकतं का? विभक्ती म्हणजे काय? विभक्तीचा वापर कसा का करतो आपण वाक्यामध्ये? जो विभक्त काय दर्शवण्यासाठी? ज्या क्रिया असतील, ज्या काही गोष्टी आपण घडतायत त्या दर्शवण्यासाठी विभक्तीचा वापर करतात. काही क्रिया घडतायत, काही गोष्टी घडतायत ते दर्शवण्यासाठी आपण काय करतो? ओके. आणखीन कोणाला काय वाटतंय? आणखीन कोणी काही सांगू शकतो विभक्तीविषयी? जे तुम्हाला वाटेल ते, चुकलं तरी चालेल. नामाला लागणाऱ्या प्रत्ययाला विभक्ती असं आपण म्हणतो. बरोबर. नामाला लागणाऱ्या प्रत्ययांना आपण काय म्हणतो? विभक्ती म्हणतो. विभक्तीची ही प्रत्यय जे आहे ती कोणाला लागत असतात? नामाला. नामाला काय लागतात की विभक्तीची प्रत्यय लागतात. विभक्ती. आता ही जी विभक्तीची प्रत्यय ती कशाला लागतात? नामाला. मग क्रियापदांना कोणती प्रत्यय लागतात? क्रियापदांना कोणती प्रत्यय लागतात? जसं के लिए उसी की तरह क्रियापद के लिए हम कौन से प्रत्यय लगाते हैं? हमने देखा, अभी भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा, क्रियापद को कौन से प्रत्यय लगते हैं? काळाचे प्रत्यय लागतात सर क्रियापदाला. बराबर. तो क्रियापद जो है, क्रियापद को हम काल के प्रत्यय लगाते हैं. काळाची प्रत्यय आपण क्रियापदांना लावत असतो. तर हा बदल लक्षात ठेवायचा आहे. नेहमी विभक्तीची प्रत्यय ही नामाला लागतात आणि क्रियापदांना काळाची प्रत्यय लागत असतात. काळ आणि अर्थ. ठीक आहे. पण पुढे जाऊन अजून आपण बघणार हळूहळू कधी कधी क्रियापदांना काळाची प्रत्यय लावून त्याचबरोबर क्रियापदांना विभक्तीची पण प्रत्यय लावली जातात. तो खूप पुढचा ऍडव्हान्सचा भाग आहे. तिथे आपण नंतर जाणार आहोत. पण सध्या फक्त हा बेसिक गोष्ट लक्षात ठेवायची. ये चीज हमें याद रखनी है. ये चीज हमें याद रखनी है कि हमें जो नाम के प्रत्यय, नाम के लिए हम जो प्रत्यय लगाते हैं वो कौन से प्रत्यय लगाते हैं? विभक्ति के प्रत्यय लगाते हैं. और क्रियापद के लिए हम कौन से प्रत्यय लगाते हैं? तो काल के प्रत्यय लगाते हैं. ये दोनों चीज हमें याद रखनी, क्योंकि ये बेसिक चीज है. ये अगर आपको अच्छे से याद होगा तो ही आप आगे जाके अच्छे से अनुवाद कर सकते हो. इसीलिए जैसे कि नाम. नाम मतलब क्या? नाम किसे बोलते हैं हम? आपके हिसाब से नाम मतलब क्या? किस चीज को हम नाम बोलते हैं? एखादी व्यक्ती, वस्तू, पहचान. एकाने बोला. एखादी व्यक्ती, वस्तू यांच्या नावाला नाम म्हणतात. ओके. और कोई बता सकता है? विशिष्ट वस्तू किंवा दर्शवण्यासाठी, ओळख पटवण्यासाठी ज्याला आपण करतो त्याच नाम म्हणतात ना. ओके. और कोई है? हिंदी में कोई बता सकता है नाम मतलब क्या? नाम हम किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को नाउन यानी नाम कहते हैं सर. बराबर. ठीक आहे. एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला, वस्तूला दिलेलं नाव म्हणजे काय? तो नाम असतं. ठीक है. कोई भी एक विशिष्ट व्यक्ति हो, उसको दिया हुआ वस्तु या व्यक्ति, उसको जो हम नाम देते हैं उसको हम नाम कहते हैं. ठीक है. जो नाम है उसको हम क्या करते हैं? विभक्ति के प्रत्यय लगाते हैं. ठीक है. उस हिसाब से पहले में कितनी विभक्ति मिलती है हमें? 8 विभक्ति मिलती है. कितनी? 8 विभक्ति जाए तो सबसे पहले हमें मिलता है पठमा विभक्ति. अभी यहाँ पे याद रखना है, विभक्ति में हम पठमा यूज करते हैं शब्द, और जब हम काल के प्रत्यय लगाते हैं तो वहां पे हम
पठम शब्द यूज करते, पठम पुरीस। ये पठम है और ये पठमा है, तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले विभक्ति है पठमा विभक्ति, पठमा। दूसरी विभक्ति है द्वितीया, तीसरी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी और आलपन। इसे टोटल हमें कितनी विभक्ति मिलती है पाली में? 8 विभक्ति मिलती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी और आलपन। इसमें हर एक विभक्ति का यूज हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, इसमें वाक्य में करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके का यूज हम जो कोई वाक्य बनाते हैं हम उसमें हम क्या करते हैं, विभक्ति का यूज करते हैं। जब तक हम विभक्ति का यूज नाही करेंगे तब तक वो जो सेंटेन्स आहे, जे काही वाक्य आहे ते योग्य प्रकारे बनू शकत नाही, यानी त्याला प्रत्यय लावणं जरूरी है। तो त्याच्यामध्ये जर बघितलं गेलं उसमें देखा जाए तो प्रथमा विभक्ति का यूज हम वाक्य में कर्ता करके करते हैं। मतलब वाक्य में जो कर्ता होता है वो हमेशा कौन सी विभक्ति में होता है? प्रथमा विभक्ति में। कर्ता, द ऑब्जेक्ट, सॉरी द सब्जेक्ट। कर्ता हमेशा कौन सी विभक्ति में होता है? प्रथमा विभक्ति में। उसके बाद द्वितीय विभक्ती जो है वो कर्म करके यूज की जाते। द्वितीय विभक्तीचा वापर हा वाक्यामध्ये आपण काय म्हणून करतो? कर्म म्हणून करतो। म्हणून कुठलंही वाक्य आलं, किती मोठं वाक्य असलं, त्या वाक्यामध्ये कर्ता हा नेहमी कोणत्या विभक्तीमध्ये असणार आहे? प्रथमा विभक्तीमध्ये। द्वितीय विभक्तीमध्ये नेहमी कर्म असणार आहे। त्यानंतर तृतीय विभक्ती करण म्हणून यूज केली जाते, करण। ऑब्जेक्ट, तृतीय विभक्ती करण म्हणून यूज केली जाते। आता करण, करणचा अर्थ काय होतो की ज्या ठिकाणी एखाद्या साधनाचा वापर केला जातो किंवा ज्याच्या साहाय्याने क्रिया केली जाते त्या ठिकाणी आपण काय करत असतो? तृतीय विभक्तीचा वापर हा वाक्यामध्ये करत असतो। म्हणजे एखादं पदार्थ आहे की ज्याच्यापासून क्रिया घडते, जसं बुद्धो उपासकेन सह विहारं गच्छति। उपासकेन म्हणजे कोणासोबत? करण मध्ये आपण सोबत, सह हे जे आहे ह्या अनुसार पण आपण इथे कुठल्या विभक्तीचा वापर करतो? तृतीय विभक्तीचा वापर हा वाक्यात करत असतो। किंवा तृतीय विभक्तीमध्ये जर बघितलं गेलं तर एखादं साधन आहे कि राजा रथाने विहारात जातो, राजा रथ से विहार जाते हैं, तो उसमें जो रथ है, रथ के लिए जो विभक्ति लगेगी वो कौन सी विभक्ति होगी? तो तृतीय विभक्ति हम वाक्य में यूज करेंगे। ठीक है, करण, द साधन। त्याच्यानंतर चतुर्थी विभक्ती, चतुर्थी विभक्ती मीन्स संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान ज्या ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीला दान दिल्याची क्रिया घडते किंवा एखादा व्यक्ति त्या ठिकाणी लाभार्थी असतो, जहाँ पे कोई किसी व्यक्ति को कुछ चीज का लाभ मिल रहा है, मतलब कहीं पे उसको दान देने की क्रिया हो रही है या कहीं लाभ मिल रहा है, ऐसे वक्त हम वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का यूज हम करते हैं, तो वहां पे हमें संप्रदान यूज करते हैं। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति मीन्स अपादान। किसी भी एक वस्तु या व्यक्ति से कोई दूसरी चीज या व्यक्ति दूर जाने की जहां पे क्रिया होती है वहां पे हम पंचमी विभक्ति का यूज वाक्य में करते हैं। म्हणजे वाक्यामध्ये जर बघितलं गेलं तर पंचमी विभक्ती म्हणजे ज्याच्यापासून वियोग होतो, यहाँ पे क्या होता है? वियोग होता है। वियोगाची ज्यावेळेस ठिकाणी क्रिया घडते, वियोग,
त्या ठिकाणी आपण कोणत्या विभक्तीचा वापर करतो? पंचमी विभक्तीचा वापर हा करत असतो. उसके बाद छठी विभक्ती. छठी विभक्ती हम संबंध करके संबंध म्हणून आपण वाक्यामध्ये वापरत असतो. संबंध म्हणजे दोन व्यक्तींमध्ये, वस्तूंमध्ये जो संबंध दर्शवला जातो, याच्या ठिकाणी याच्यामध्ये आपलं एकमेकांशी असलेलं नातं, रिलेशनशिप ज्या ठिकाणी दर्शवली जाते त्या ठिकाणी पण आपण काय करतो की छठी विभक्तीचा वापर हा वाक्यामध्ये करत असतो. उसके बाद है सप्तमी विभक्ती. सप्तमी अधिकरण. सप्तमी मीन्स क्या? अधिकरण. मतलब जो कोई क्रिया घट रही है, वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसका जो स्थान होता है, स्थान व विभक्ती का यूज करते हैं, सप्तमी विभक्ती का यूज करते हैं. ज्या ठिकाणी आपल्याला स्थान काळ वेळ दर्शवायचा असेल त्या ठिकाणी आपण काय करतो? सप्तमी विभक्तीचा वापर हा वाक्यामध्ये करत असतो. इसके बाद है आलापन. आलापन का यूज हम किस लिए करते हैं? आलापन की ज्या ठिकाणी एखाद्याला हाक मारण्याची क्रिया घडते, म्हणजे एकेरी अर्थाने आपण संबोधून कोणाला हाक मारतो, त्या ठिकाणी आपण कुठल्या विभक्तीचा वापर करत असतो? आलापन. वहां पे संबोधन होता है. संबोधन मतलब कोई भी एक व्यक्ति हो जिसको हम एकेरी करके मतलब हे बुद्धा, मतलब हे बुद्धा करके अगर हमने यूज किया तो वहां पे कौन सा विभक्ती आएगी? आलापन. आलापन मीन्स संबोधन. संबोधनात्मक ज्या ठिकाणी वापरलं जातं त्या ठिकाणी आपण काय करतो? आलापनचा वापर हा काय करायचं की विभक्ति एक इस तरीके से हम ये विभक्ति देखेंगे और इस विभक्ति को देखते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है. जैसे कि अभी हमने सिर्फ देखा कि प्रथमा विभक्ति वाक्य में कर्ता करके आती है, द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, छठी संबंध, सप्तमी अधिकरण और आलापन मीन्स संबोधन. तो ये हो गया कि हमें ये हर एक विभक्ति देखनी है, पर इस विभक्ति को देखते वक्त हमें क्या करना है? कुछ चीजों का ध्यान रखना है. कौन सी चीज? जैसे कि ये विभक्ति किसको लगेगी? विभक्ति के प्रत्यय हम किसको लगाएंगे? वाक्य को, वाक्य में वाक्य में. वाक्य तो पूरा होता है. मूळ धातूला, नाम को लगाएंगे. मूळ धातूला. ठीक आहे. मूळ धातूला आपण कधी कधी मूळ धातू आणि याच्यामध्ये फरक होतो. मूळ धातूपासून ते शब्द तयार होतात पण नंतर त्याला प्रत्यय लागतात. ठीक आहे. किंवा त्याच्यापासून तयार झालेलं जे धातु विशेषण रूप आहे त्याला आपण लावत असतो. ठीक है. तो ये विभक्ति के प्रत्यय हम किसको लगाते हैं? नाम को प्रत्यय लगाते हैं. पर यहाँ पे हम जब प्रत्यय लगाते हैं उस वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है. जैसे कि हम जितनी भी अभी विभक्ति आगे देखेंगे उन विभक्ति को हम स्वर के आधार पे देखने वाले हैं. ज्या विभक्ती आपण बघणार आहोत त्याला आपण स्वराच्या आधारानुसार बघणार आहोत. हमारे कितने स्वर है टोटल? 8 8 8 स्वर है. 8 स्वर है. ठीक है. इन 8 स्वरों के आधार पे ही हम क्या करेंगे? विभक्ति के प्रत्यय लगाने वाले हैं. ठीक है. या 8 स्वरांच्या आधारावर आपण विभक्तीच्या प्रत्ययांचा वेगळा चार्ट बघणार आहोत. त्यातला पहिला बघू आपण अकारांत पुल्लिंगी. अकारांत पुल्लिंग. अकारांत पुल्लिंग. इसी की तरह हम अलग अलग देखेंगे. आकारांत, उसके बाद इकारांत. इसका अर्थ क्या होता है? अकारांत का अर्थ होता है कि जिस नाम का मतलब जो कुछ नाम है उसका अंत अ से होता है उसको हम अकारांत शब्द बोलते हैं. ठीक है. और अगर वो अकारांत शब्द है पर वो कौन सा है? पुल्लिंगी है, स्त्रीलिंगी है या नपुंसकलिंगी है, इसके आधार पे हम अलग अलग प्रत्यय के चार्ट देखने वाला है. केवल एक चार्ट हमें याद रखना है. हम जो सबसे पहले देखने वाले अकारांत पुल्लिंगी शब्द, इसको अगर आप अच्छे से याद करेंगे, याचा जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे त्याचं पाठांतर केलं, ठीक है, चांगल्या प्रकारे तुम्ही लक्षात ठेवला, अच्छे से अगर आपने याद रखा तो आगे के चार्ट जो है वो कितने भी हो
उनको सीखने में आपको इजी होगा, क्योंकि आगे जो चार्ट आते हैं उनमें कुछ जगहों पे सिर्फ चेंजेस है, उन चेंजेस को हमें याद रखना है। पर सबसे पहले उसके लिए हमें ये वाला जो है अकारांत पुल्लिंगी शब्द, इसके प्रत्यय अच्छे से आना जरूरी है, तभी आप आगे के प्रत्यय जो है अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे। ठीक है, इन चीजों को याद रखना है। तो इन 8 स्वरों के तरीके के चार्ट देखेंगे। उसमें आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं अकारांत पुल्लिंगी शब्द। अभी ये अकारांत पुल्लिंगी शब्द का चार्ट देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो विभक्ती के हम जब प्रत्यय लगाते हैं, विभक्ती, ठीक आहे, विभक्तीचे ज्यावेळेस आपण प्रत्यय लावतो, इस विभक्तीचे प्रत्यय लावताना आपल्याला 4 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. हमें इन 4 चीजों को याद रखना है. जब हम कोई भी विभक्ति के प्रत्यय नाम को लगाते हैं तो हमें ये 4 चीजों का ध्यान रखना है. सबसे पहले हमें इनमें, जब हम विभक्ति के प्रत्यय लगाते हैं तो इनमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है अंतिम वर्ण क्या है. क्या देखना है सबसे पहले? अंतिम वर्ण. अंतिम वर्ण. अंतिम वर्ण हमेशा क्या होता है, कौन बताएगा? अगर कोई नाम है, विभक्ति के प्रत्यय हम नाम को लगाते हैं, क्या होता है अंतिम वर्ण? अंतिम वर्ण मतलब क्या? आप क्या स्वर, समझ स्वर. रहे हैं अंतिम वर्ण? स्वर स्वर असतं, स्वर. हा, ठीक आहे, स्वर असतो, पण अंतिम वर्ण आपण कशाला म्हणतो? अ आ इ ई उ हे जे लागतात ते अंतिम वर्ण. हेलो सर. वो तो स्वर हो गए, आपने जो बताया ना वो स्वर हो गए, ठीक है, वही लगते हैं अंतिम वर्ण, वो भी सही है. पर अंतिम वर्ण का अर्थ क्या हो सकता है? अंतिम वर्ण नामाच्या शेवटचं अक्षर त्याला अंतिम वर्ण म्हणू शकतो. जो कोई नाम है, जो कोई नाम है, जो शब्द है, उसका जो अंतिम अक्षर होता है उसे हम अंतिम वर्ण कहते हैं. जैसे कि अगर मैंने मेरा नाम लिखा विकास, ठीक है, अभी इस विकास में आप देखोगे कि व प्लस ई प्लस क प्लस आ प्लस स प्लस अ, इस तरीके से हम उसका विभाजन करेंगे. तो यहाँ पे आपने देखा कि इन सभी अक्षरों का मिलके क्या बना है? विकास शब्द बना है. अभी ये जो विकास शब्द है, इसमें जो लास्ट वाला अक्षर है वो कौन सा है? अंतिम अ है. तो इस विकास का अंतिम वर्ण क्या हो गया? अ. आपको लास्ट वाला याद रखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है, ठीक है. तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो इसका अंतिम वर्ण, हमने वर्णमाला देखी है, इन वर्णमाला में जितने अक्षर आते हैं, स्वर हो, व्यंजन हो, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? वर्ण. इसलिए अंतिम वर्ण क्या है? तो अ है. और देखा जाए तो विभक्ति जब हम लगाते हैं तो अंतिम वर्ण हमेशा क्या होता है? स्वर होता है. मतलब कोई भी नाम हो, कोई भी ये हो, तो उसमें अंतिम वर्ण हमें क्या मिलता है? स्वर ही मिलता है. तो हमें याद रखना है. तो हमारे 8 स्वर है, उन 8 स्वरों में से कोई भी एक स्वर हमें यहाँ पे मिलेगा. जो अंतिम वर्ण आहे तो नेहमी काय असणार आहे? स्वर असणार आहे. तर आपले जे 8 स्वर आहे त्या 8 स्वरांपैकी एक अंतिम वर्ण असणार आहे. जसं की आपण ह्या विकास शब्दाचं आपण ज्यावेळेस वेगळ्या पद्धतीने फोड करून बघितलं, तर तो फोड केल्यानंतर आपल्याला शेवटचा शब्द कोणता मिळाला? अ. म्हणून अ काय झाला? अंतिम वर्ण झाला. जसं आता लता. लता में अंतिम वर्ण क्या है? आ. 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 लता में अंतिम वर्ण क्या है? तो आप यहाँ पे आ है. जैसे कि नदी. नदी में अंतिम वर्ण क्या है? ई. ई. दीर्घ. कौन सा ई है? ह्रस्व की दीर्घ दीर्घ? दीर्घ ई है. दीर्घ ई है. ठीक है, इस तरीके से हमें अंतिम वर्ण समझ लेना चाहिए. तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि अंतिम वर्ण क्या है. उसके बाद जब हम नाम को विभक्ति के प्रत्यय लगाते हैं
सबसे पहली चीज हमें पता चली कि अंतिम वर्ण। उसके बाद है वचन, वो कौन से वचन में है, कोणत्या वचनात आहे ते आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे। तो वचन कितने पाली में हमें 2 वचन मिलते हैं, कौन से? एक वचन, बहुवचन। बहु या अनेक वचन, अनेक किंवा बहुवचन। तो इन 2 वचनों को हमें याद रखना है। तो जो हम नाम को विभक्ति के प्रत्यय लगाते हैं तो उस वक्त हमें इन चीजों को याद रखना है, क्या है कि एक वचन में या अनेक वचन में, ये हमें पता चल जाता। उसके बाद तीसरी जो चीज है वो कौन सी है? लिंग कौन सा है उसका, स्त्रीलिंगी है, पुल्लिंगी है या नपुंसकलिंगी है। तो इनमें से कौन से लिंग में आता है वो हमें देखना है। जब हम विभक्ति के प्रत्यय नाम को लगाते हैं, जो नाम है वो नाम का अंतिम वर्ण क्या है, उसके बाद नाम कौन से वचन में है, नाम का लिंग कौन सा है, इन चीजों को हमें याद रखना है। और उसके बाद लास्ट जो आता है वो है प्रत्यय, और जो प्रत्यय हम विभक्ति के अनुसार लगाते हैं। तो विभक्ति के अनुसार प्रत्येक में देखा जाए तो वो जो नाम है, जो नाम वाक्य में किस तरीके से आया है, मतलब कर्ता करके आया है, कर्म की हिसाब से आया है, या कोई और तरीके से कौन सी विभक्ति की तरह आया है, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, विभक्ति के प्रत्यय लगाने हैं। तर वाक्यामध्ये जे नाम आहे ते कोणत्या अर्थाने आलंय, किस अर्थ से आया है, कोणत्या अर्थाने आलंय हे लक्षात घेऊन आपल्याला प्रत्यय लावायचे। तर नेहमी लक्षात ठेवायचं, ज्यावेळेस तुम्हाला नामाविषयी परीक्षेमध्ये पण ज्यावेळेस जसं आपण बघितलं की गच्छति शब्द दिला, जैसे कि हमने देखा था कि एग्जाम में अगर आपको गच्छति शब्द मिलता है तो गच्छति का विभाजन जब आपको लिखना है तो उस किस तरीके से लिखना है, उसी की तरह आपको जब कोई नाम दिया जाएगा तो उस नाम को आपको आंसर लिखते वक्त इस तरीके से लिखना है। किसी का ऑडियो ऑन है शायद, ऑडियो के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको इन चीजों को याद रखना है विभक्ति के प्रत्यय लिखते वक्त। तो इसमें से आज हम जो देखेंगे, हम 8 वर्ड देखें, उनमें से आज हम देखेंगे अकारांत पुल्लिंगी शब्द, ठीक है, अकारांत पुल्लिंगी शब्द। अकारांत, अकारांत का मीनिंग होता है अ से अंत होने वाला, अ से अंत होने वाले पुल्लिंगी शब्द। उसमें हमें 4 बनाना है। अब जो हम 4 बनाते हैं, ठीक है, 4 बनाते वक्त हमें यहाँ पे विभक्ति लिखना है, एक वचन और अनेक वचन या बहुवचन, दोनों में से किसी भी शब्द का आप यूज कर सकते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी और आलापन।
अभी प्रथमा विभक्ति में किसी का ऑडियो ऑन हो चुका है। जब आपको सवाल पूछना हो तभी ऑडियो ऑन कीजिए, ठीक है। अभी हम प्रत्यय देखेंगे। इसमें प्रथमा में ओ प्रत्यय आता है। एक मिनट, ओ आ, अनेक वचन में आ। द्वितीया में अंग, बहुवचन में ए, एन, एही, एभी। आय, आनंग। आय, अस, आनंग। पंचमी में आ, स्मा, मा, एही, एभी। छठी में अस, आनंद। सप्तमी में ए, स्मी, इथे अनुनासिक है स्मिंग में। उसके बाद मी, और एसु। हौलापन में अ, आ, बोर्ड पर तो क्लियर दिखते, बोर्ड पे जो लिखा है वो क्लियर दिख रहा है आपको? कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है ना? हो सर, क्लियर दिसतं. ओके। और यहाँ पे हम जो ये प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पे जो जहां जहां पे ई की मात्रा है, जैसे कि एही, एभी, मी, मी, तो यहाँ पे ई की जो मात्रा है वो हमेशा ह्रस्व होती है, वहां पे दीर्घ नहीं करना है। बहुत बार देखा जाता है कि जब आप अनुवाद करते हैं, ठीक है, अनुवाद करते वक्त आप उसको दीर्घ बना देते हैं लिखने के वक्त, तो ये चीजों को याद रखना है। उसको दीर्घ नहीं बनाना है, हमेशा ह्रस्व ही रखना है। ठीक है, ये लिख के हो गया? हाँ, लिख के हो गया सर। ओके। कभी इसमें जो अकारांत पुल्लिंगी शब्द हमने देखा, उसमें हम सबका जो परिचित शब्द है, हम किसको लेंगे? बुद्ध शब्द को। और बुद्ध शब्द कैसे लिखना है इस बारे में हमने मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में भी देखा है। तो बुद्ध शब्द हमेशा इस तरीके से लिखे, वो लिखने की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बुद्ध शब्द लेके, बुद्ध ये क्या है? एक नाम है, ठीक आहे? बुद्ध हे नाम आहे आणि त्या नामाला आपल्याला काय करायचंय? विभक्तीची प्रत्यय लावायची है। अभी बुद्ध हमने जो शब्द लिया है, बुद्ध शब्द यहाँ पे नाम है, उसके साथ साथ वो उसका जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा है? अ है। अ अंतिम वर्ण है, इसलिए वो अकारांत शब्द हो गया। उसके साथ साथ ये पुल्लिंगी शब्द है, तो हमने अकारांत पुल्लिंगी शब्द है, इसलिए हमने बुद्ध शब्द लिया है। ये बुद्ध शब्द इसलिए लिया है कि
विभक्ति के जो प्रत्यय जैसे कि ओ, आ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हमने बुद्ध शब्द लेके अगर हम याद रखेंगे तो हमें क्या करना है कि बुद्धों को जो प्रत्यय लगाएंगे उस हिसाब से वहां पे भले ही नाम चेंज हो लेकिन प्रत्यय वही रहेंगे, इसलिए याद रखने के लिए हमें बुद्ध शब्द यूज कर रहे हैं। अगर किसी को कोई अलग शब्द लेके याद करना पॉसिबल हो सकता है तो वो अलग नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बुद्ध शब्दों को क्या करेंगे, प्रत्यय लगाएंगे। जैसे कि अभी मैंने पहले बुद्ध शब्द लिखा, बुद्ध प्लस उसमें ओ ऐड करना है, बुद्धो, बुद्धो। इसके बाद बुद्धा, बुद्धं, बुद्धे। अभी यहाँ पे ए की मात्रा जो है हमें ऊपर देनी, एन, बुद्धेन, बुद्धेन, बुद्धे ही और बुद्धे भी, बुद्धे ही, बुद्धे भी। यहाँ पे बुद्धाय, आय, आ की मात्रा हमने यहाँ पे ऐड की है, आय, और बुद्धस्स, बुद्धाय, बुद्धस्स। बुद्धानं, बुद्धानं, बुद्धानं। के बाद पंचमी विभक्ति में बुद्धा, बुद्धस्मा और बुद्धम्मा। बुद्धम्मा। और यहाँ पे सेम तृतीया की तरह ही, सॉरी, तृतीया की तरह ही बुद्धे ही और बुद्धे भी। यहाँ पे सिर्फ अस्य प्रत्यय षष्ठी में, इसलिए बुद्धस्स, अस्य प्रत्यय, इसलिए हमने वहां पे कौन से प्रत्यय लगाए, बुद्धस्स। सप्तमी में ए के लिए बुद्धे, उसके बाद स्नी, और
मी, बुद्धम मी, और बहुवचन में आएगा एसु प्रत्यय बहुवचन में बुद्धानं, सॉरी बुद्धेसु, बुद्धेसु। और लास्ट में है जो है आलपन, मैं ऊपर लिख रहा हूं उसको, आलपन क्या आएगा बुद्ध, और आ पे बुद्धा, यहाँ पे भी बहुवचन में बुद्धा। तो इस चार्ट को आप आपके हिसाब से जो आपको इजी लगे, मतलब जिस तरीके से आपको याद रह सके, मेन उद्देश्य याद रखना है, तो जिस तरीके से आप याद रख सकते हैं उस तरीके से हमें इसको याद करना है। बुद्धो बुद्धा, बुद्धं बुद्धे, इसको आपको याद करते वक्त जब आप पढ़ेंगे इसको, तो आपको आपके मुख से भी आवाज आनी चाहिए। जब तक आप अपनी जो टंग है, आपकी जो जीवा है, उसको जब तक आदत नहीं होगी इसके उच्चारण की, तब तक आपका उच्चारण क्लियर नहीं होगा। इसके लिए आपको उसको अच्छी तरीके से बोलना भी जरुरी आहे। जोपर्यंत तुम्ही याचा म्हणजे बोलताना आपल्या जिभेला जोपर्यंत सवय होणार नाही तोपर्यंत याचं उच्चारण योग्य होणार नाही। म्हणून पाठ करताना शक्यतो आपल्या मुखातून आवाज आला पाहिजे, आपल्या जिभेला त्याची सवय झाली पाहिजे। पाठ करताना त्या पद्धतीने करा। आणखीन कोणाकडे वेगळा ट्रिक असतील तर त्या वेगळ्या याने पण तुम्ही पाठ करू शकता। और मैंने जैसे कि पहले ही लेक्चर को आपको बताया था कि आपके बुक्स का जो लास्ट वाला जो पेज होता है, लास्ट वाले पेज में कोई भी 2 पेज ले लीजिए, उन दोनों पेज में एक एक चार्ट आपको इस तरीके से ऐड करना है। अब ये जो बुद्ध शब्द है उसके प्रत्यय वाला एक चार्ट कीजिए, उसके बाद अकारांत पुल्लिंगी वाला बुद्ध शब्द लेके या कोई भी और एक शब्द लेके आप उसका चार्ट बनाइए। जितने छोटे अक्षरों में लिख सकते हो उतने में, कि आपको पढ़ते आना चाहिए, पर वहां पे गलतियां नहीं होनी चाहिए। लिखते वक्त अच्छी तरीके से लिखिए, अगर कहाँ पे गलती हो रही है तो उसको दोबारा देखिए कि कोई शब्द लिखते वक्त आपका गलत तो नहीं हो गया है, कोई प्रत्यय अलग से लिखा तो नहीं गया है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि एक कोई भी अक्षर, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि जितनी भी प्रत्यय है उसका उसमें जो ई की मात्रा वाले प्रत्यय, जैसे कि तृतीय विभक्ति बहुवचन, उसके तृतीय और पंचमी विभक्ति बहुवचन, उसके साथ साथ सप्तमी विभक्ति एक वचन, अगर यहाँ पे आपकी ई की मात्रा अगर चेंज होती है तो आपका जो शब्द है उसका अर्थ भी बदल सकता है। तो इसलिए हमें ह्रस्व और दीर्घ के ऊपर भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो चुका होगा। लिख के आगे जाते हैं। अभी जो लिखा है इसमें कोई दिक्कत आ रही है, मतलब समझने में कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। तृतीय और पंचमी के विभक्ति प्रत्यय सेम है ना? तृतीय पंचमी पंचमी के विभक्ति प्रत्यय सेम है, उसके बाद चतुर्थी और षष्ठी के विभक्ति प्रत्यय हमें सेम दिखेंगे, पर वो हमें किस तरीके से यूज करने, अलग अलग तरीके से, क्योंकि वाक्य में हर एक विभक्ति का अलग यूज होता है। जैसे कि तृतीय विभक्ति का यूज हम साधन करण करके करते हैं,
और पंचमी विभक्ति के यूज में देखा जाए तो हम अपादान करके मतलब ले करते हैं। तो जिस यूज में मतलब जिस तरीके से जिस अर्थ में वाक्य में नाम आया है उसके हिसाब से हम उस विभक्ति को वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ मैं अभी नाम बता रहा हूँ, वो नाम को आप लिख लीजिए। जो हमने विभक्ति के जो नाम देखे, विभक्ति का चार्ट देखा, उसमें आपको मैं कुछ नाम देता हूँ, तो उस नाम के हिसाब से आपको क्या करना है, अकारांत पुल्लिंगी शब्द के चार्ट बनाना है। या आपको लगता है कि नहीं इन दोनों में से कुछ अलग नाम लेना जरूरी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि हम पाली के कुछ शब्द देखेंगे, उसमें अकारांत वाले शब्द जिसका जिस नाम का अंत अ से होता है, अकारांत शब्द, पर उसमें भी हम अकारांत शब्द जो देखने वाले हैं वो देखेंगे पुल्लिंगी शब्द। उसमें हमने बुद्ध तो देखा ही, बुद्ध, नर, अभी देखा जाए तो नर, पुरुष, इसके बाद मनुष्य, ये एक ही अर्थ के शब्द हो गए। उसके बाद सूर, ये जो है अकारांत पुल्लिंगी शब्द है। जितने भी हम देख रहे हैं वो कौन से शब्द हैं, अकारांत पुल्लिंगी शब्द। कस्सक, कस्सक, सिंह, देव, सुनख, सुनख, भूपाल, भूपाल मीन्स राजा और सुनक मीन्स कुत्ता। दारक, मातुल, मातुल में मतलब है मामा। वाणिज्य, सहाय, सहायक या मित्र। जो हमने अभी नाम लिखे, उन नामों में से आपको कोई भी दो नाम ले लीजिए आप, उनमें से कोई दो नाम के आपको क्या बनना है, बनाने, विभक्ति के चार्ट बनाने। पुत्र, उस हिसाब से आपको चार्ट बना के ये करना है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, उनमें से हमने कुछ नाम लिए कि जिनका अंत, इन शब्दों का अंत जो है, जो नाम है उनका अंत किससे होता है, अ से होता है। ऐसे अकारांत पुल्लिंगी शब्द देखें। तो सावक, सावक, हमें बहुत सारे मिलेंगे। हम अलग अलग तरीके से देखे जाएंगे तो बहुत सारे नाम है। हम जस्ट उसमें से कुछ नाम को हमने यहाँ पे देखा है। सावक, इसके बाद देखा कंठक, जाए तो याचक, बहुत सारे नाम है। ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए लिए। बालक भी कौन है, बालक, बालक भी आएगा, वो भी हो सकता है। अलग अलग नाम है, इसमें से हम कुछ देखे सिर्फ समझने के लिए। वैसे हमें, क्योंकि हमें बताया कि ये पुल्लिंगी शब्द है, जितने अभी हमने जो बोर्ड पे हमने जो लिखा है, ये सब कौन से शब्द हैं, पुल्लिंगी।
सिर्फ पुल्लिंगी शब्द है जिनका अंत अ से होता है, अ से अंत होने वाले पुल्लिंगी शब्द है। बालक पुल्लिंग है ना, का नपुंसकलिंग है ना बालक का पुल्लिंग है? बालक, बालकचा अर्थ काय होतो? छोटे बाळ ना, की मुलगा? ते बालक होईल ना मराठीत, ते बालक. मराठी याच्यानुसार बालक म्हणल्यावर ते होणार. हो तेच ना, मग तेच ना. आणि पालीमध्ये बाल पालीमध्ये? या शब्दाचा अर्थ पालीमध्ये काय होतो? कोण सांगेल? बाल या शब्दाचा अर्थ आपण पालीत काय घेतो? तर रिपीट कोणाला करा माहिती? ना जरा, वॉइस ब्रेक होतो. अच्छा, बालक या शब्दात बाल ये शब्द का अर्थ हम पाली में क्या लेते हैं, मतलब पाली में क्या अर्थ होता है बाल शब्द का? कौन बता सकता है? बालक असेवन बाल शब्द से असेवनाचे बालानं, इसमें वाला बाल. सर बाल म्हणजे लहान का? ओके, आणखीन कोणी? मूर्खासाठी सुद्धा वापरला गेलेला आहे सर एक शब्द पालीमध्ये. बालिश, बाल किंवा बालिशच्या अर्थाने. मूर्ख बरं, असेवनाचे या अर्थाने पण बालानं, आपण बरोबर. बाल म्हणतो. करेक्ट करेक्ट. बस असेवनाचे बालानुसार तेच होतं तसं, बरोबर. तर आपल्याला त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल की वेगवेगळे शब्द आपल्याला बघायला लागणार. बाल इस शब्द का, जैसे कि बाल इस शब्द का जो अर्थ होता है, ठीक है, ये जो शब्द है बाल, ये पुल्लिंग पे देखा जाए तो पुल्लिंगी शब्द के साथ साथ इसका जो है जो विशेषण करके भी यूज किया जाता है. मतलब दोनों तरीके से बाल ये शब्द है हमें दो तरीके से यूज किया जाता है, एक पुल्लिंगी करके और एक विशेषण रूप करके भी हम यूज करते हैं. तो बाल शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ है जिसकी आयु कम है, ज्याचं वय कमी आहे असा, कमी वयाचा. ज्यावेळेस जब बाल शब्द विशेषण करके यूज होता है, बाल ये जो शब्द है जब विशेषण करके वाक्य में आता है तो वहां पे कम आयु वाला, ऑडियो ऑफ करा, बाल शब्द जब आता है वो कम मीनिंग होता है कम आयु वाला, म्हणजे कमी वयाचा. उसके बाद अज्ञानी, अबोध, लहान मतलब छोटा या मूर्ख, इन अर्थों में जब आता है तब वो विशेषण करके आता है. और जब पुल्लिंगी शब्द करके आएगा, यही बाल शब्द जब पुल्लिंगी शब्द करके आएगा, पुल्लिंगी शब्द करके आएगा तब क्या होगा? तो मुलगा, लड़का या छोटा बच्चा, जे लहान मुलगा, कुमार या अर्थाने त्याचा वापर होईल. तो ये दोनों एक शब्द है बाल, बाल एक ही शब्द है लेकिन उसका यूज अलग तरीके से. जब विशेषण करके आएगा तो उसका मीनिंग अलग होता है और जब पुल्लिंगी शब्द करके आएगा तो उसका मीनिंग अलग होगा. पर हमें बाल शब्द के बारे में इतना नहीं लिखेंगे अभी, हमें सिर्फ नाम के बारे में देखना है. और आपका जो होमवर्क होगा आपका, इनमें से अभी जो हमने नाम देखे, इनमें से कोई भी दो नाम ले लीजिए जो आपको अच्छे लगे, उसको हमें विभक्ति के प्रत्यय का चार्ट बनाना है, उसको अच्छे से विभक्ति के प्रत्यय लगाने. और ये सभी कौन से शब्द है? अकारांत पुल्लिंगी शब्द. आणि सर्वांचं हा जो चार्ट आहे अकारांत पुल्लिंगी शब्दाचा, तो पाठ होणं जरुरी आहे. तो पाठ जर झाला तुमचा तर पुढचे जे किती पण मोठे चार्ट येणार आहे, अजून भरपूर चार्ट आहे आपल्याकडे, तर ते चार्ट तुमचे लवकर पाठ होतील. का? कारण की एक चार्ट जर तुमचा हा पाठ असेल तर त्याच्यामध्ये फक्त ज्या ज्या ठिकाणी बदल झालेला आहे, ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या विभक्तीमध्ये चेंजेस आहे
त्या चेंजेस मध्ये आपल्याला फक्त बदल लक्षात ठेवावे लागतील. कोणाचा तरी ऑडिओ ऑन आहे, ऑडिओकडे लक्ष ठेवा. तो जब हमें बुद्ध शब्द या आकारांत पुल्लिंगी शब्द हमें अच्छे से याद रखना जरूरी है. अच्छे से याद जब हम रखेंगे, जिसका अकारांत पुल्लिंगी शब्द उनको उसके जो प्रत्यय वो जो जिसको अच्छे से आते हैं वो आगे आने वाले सभी चार्ट को अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसी चार्ट के ऊपर आगे वाले चार्ट भी डिपेंड है. उसमें सिर्फ हमें क्या देखना है, तो आगे कोई भी आ जाए, जैसे कि इकारांत पुल्लिंगी अगर आ गया, तो इकारांत पुल्लिंगी में क्या चेंजेस है. जो इकारांत पुल्लिंगी शब्द में अगर कुछ चेंजेस हो या इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द में कुछ चेंजेस हो, तो उन चेंजेस को हमें याद रखना है. जो 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 चेंजेस आएंगे अलग अलग विभक्ति में, जो चेंजेस है उनको ही हमें याद रखना पड़ेगा. इसीलिए हमें अकारांत पुल्लिंगी शब्द अच्छी तरीके से याद करना जरूरी है. ठीक है. और कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के बारे में? ऐसी कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आई अकारांत पुल्लिंगी में? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हो येते सर. ओके ओके. किसी को कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के बारे में? पूछ सकते हैं. सर कस्सकचा अर्थ काय होतो? कस्सक म्हणजे कृषी हे का? शेतकरी शेतकरी शेतकरी. ओके ओके कस्सक म्हणजे शेतकरी. ओके. कस्सकचा अर्थ हा शेतकरी असतो. थँक्यू. सर ओके वेलकम. हा बोला. कालचा जो होमवर्क होता ना गेल्या संडेचा, त्याच्यात आपण सनीपत्त हा शब्द घेतला बरोबर. हो. त्याच्यात मध्यम मध्ये सनीपत्त थ येईल का सनीपत्थ येईल? मध्यम पुरुष एक वचन की बहुवचन? बहुवचन. मध्यम पुरुषचे प्रत्यय काय आहे? सगळ्यात पहिले आपल्याला प्रत्यय बघायला लागेल की जो मूल क्रियापद होता है उसको सर थांबा ना, ते एक सेकंड. वॉइस ब्रेक होतोय सर. तुमचा ऑडियो ऑफ ठेवा म्हणजे वॉइस क्लियर है. ठीक है. जैसे कि हमने जो प्रत्यय, कौन से प्रत्यय? काल के प्रत्यय. उसमें देखा जाए तो उत्तम, और पठम. बराबर. इसमें प्रत्यय क्या है? मी, म, सी, थ, ती, अंति. ठीक है. मी, म, सी, थ, ती, अंति. और आपको जो शब्द दिया था वो कौन सा शब्द था? सन्निपतति. ठीक है. सन्निपतति जो मूल लिखना है. बराबर. सन्निपत ती तो प्रत्यय ये वाला लग गया है. बराबर. तो सन्निपतति को जब आप प्रत्यय लगाएंगे तो उस प्रत्यय को आपको उसी हिसाब से लगाना है. जैसे कि अभी मध्यम पुरुष आपको बहुवचन के बारे में आप बता रहे थे, तो वहां पे आएगा सन्निपतथ. सन्निपतथ क्या आएगा? सन्निपतथ.
काही काही जो मूल हा, शब्द काही आहे. काही शब्दांना त ला थ जोडला जातो ना. हो, पण ते ओके, वेगवेगळे हा आहे, त्याच्यासाठी त्याच्यासाठी मी वेगळे नियम कन्फ्युज आहे. झालो. ओके. नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है जो मूल शब्द है, मूल क्रिया पद ती दिला जो होता, अगर ती दिया था तो मैंने वो क्या हो गया, प्रथम पुरुष एक वचन हुआ, बराबर. ये जो ती लगा है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है. हमें सिर्फ आगे ये प्रत्यय लगाने हैं. जिन प्रत्ययों में चेंज होता है तला तो जैसे तुम्हें मानता है वो अलग अलग तरीके से, जब हम देखेंगे आगे जाएंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, मतलब उसका अर्थ भी अलग होता है. यहाँ पे सिर्फ हमें वर्तमान काल के बारे में देखना है. वर्तमान काल में सिर्फ यही प्रत्यय लगेंगे, मीम सीथ ती अंति. ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? और कोई दिक्कत है समझने में? सर एक प्रश्न विचारू का? हॅलो. हाँ बोला ना. जे वापरलेले एक मिनिट आपल्या पालीमध्ये सुपटीपन्नो, उजीपटीपन्नो, न्यायपटीपन्नो, सामीचीपटीपन्नो, तर याचं कसं सर अर्थ म्हणजे अर्थ कसे घ्यायचे? नाही, त्याच्या अर्थाविषयी आपण नंतर बघूच, कारण की ज्यावेळेस ते प्रत्यय येतील ना त्यावेळेस आपण त्याची उदाहरणे घेऊया. म्हणजे की प्रत्येक याचं आता घेतलं तर मग कन्फ्युज व्हाल सगळे. तर त्यासाठी काय सामीच्या पटीपन्नो, तर तिथे जो नो प्रत्यय लागलाय तो कशा पद्धतीने आहे, तर त्याविषयी आपण वेगवेगळ्या बघूया. जसं की आपण बघितलं होतं की चालेल सर, थँक्यू. हो. और कोई किसी को क्वेश्चन? अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर सर आज के दिन हम यहाँ पे रुकते हैं. हाँ बोला. याच्यातलंच जे असं आहे ना, असं कोणतं? असं आपण घेऊन ही जी प्रत्यय लावली का काय अस्मी होतं, अस्म होतं, हो, अस्सी होतं, अस्थ होतं. ते जरा पटकन एक्सप्लेन कराल का तसं होतं? कोणतं वालं? म्हणजे आपण ते अर्थ वगैरे जे आहे ना, अर्थ असं ते वेगळा प्रकार आहे. म्हणजे आहे या अर्थाने आपण जे वापरतो त्याचा चार्ट आपण वेगळा बघणार आहे. पण जसं सर्वनामाचा जो चार्ट बघितला ना तो वेगळे प्रत्यय आहे, ते वर्तमान काळाशी रिलेटेड नाहीये, त्याचा या अर्थशी संबंध नाहीये, तो वेगळा आपण बघणार आहोत. त्याच्यासाठी उत्तम पुरुषसाठी वेगळं वापरलं जातं, मध्यम पुरुषसाठी वेगळं आणि प्रथम पुरुषसाठी वेगळं. तिथे मीम सीथ अंतीचा यूज नाही होत. ओके ओके ठीक. तो आपण हळूहळू पुढे चार्ट बघणार आहोत. सर हा बोला. सो सातंग आणि ते ताती ताने, तर त्यामध्ये तंगचं काय होतं सर? एक वचन. एक वचन मध्ये ते नपुसकलिंगीसाठी आपण जे वापरलं जातो एक वचनासाठी ते. हा, तो ती आणि ते साठी आपण काय मराठीमध्ये बोलू शकतो? ते साठी आपण तेच म्हणणार, नपुसकलिंगी शब्द येतो. मग ते तिठ्ठती म्हणजे ते उभं राहतात, बरोबर आहे का? ते उभे राहतात. ते उभे राहतात म्हणल्यावर कसं येणार? तो पुल्लिंग येणार की नपुसकलिंग येणार? सो सा तंग, बरोबर. हो. आणि बहुवचनामध्ये काय? ते तानी. तानी. ओके. शक्यतो ह्या जे शेवटचे जे दोन आहे हे नपुसकलिंगीसाठी वापरले जातात. त्याचा एवढा आपण वापर केलेला दिसत नाही. हा जो आहे ये जो है स्त्रीलिंग के लिए और पहला जो है वो पुल्लिंगी के लिए. तो इस हिसाब से याद रखिए, तो आपको जो अनुवाद करते समय याद रहेगा अच्छे से. ते मीन्स ते, मराठी में हम ते ही बोलते हैं, हिंदी में अलग तरीके से बोल सकते हैं. सो सा तम. सो मीन्स, सा मीन्स ती. स्त्रीलिंगी एक वचन, ठीक है. सा मीन्स
त्या, और इसके लिए हम ते यूज करते. ते फळ किंवा इतर जे नपुंसकलिंगी शब्द असतील त्याच्यासाठी, और तेही बोलते. अलग से कुछ इसमें अलग सेंटेंस नहीं आया, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी वाक्य इसमें बनते नहीं. ठीक है सर. और किसी को कोई क्वेश्चन? जो हम सीख रहे हैं वो समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ सर, बढ़िया समझ रहा हूँ. फार छान सर, व्हेरी गुड. थँक्यू सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, शायद किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा. अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, थँक्यू सर. थँक यू व्हेरी मच. होमवर्क करून पाठवायचं आहे. हो, होमवर्क करून ग्रुप पर रखा. होमवर्क करके आपको ग्रुप पे डालना है. फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि होमवर्क इसलिए कि आपको कहाँ तक समझ में आया, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर में ये पता नहीं चल जाता है कि किसी को कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. इसलिए होमवर्क जरूरी है. अगर आप होमवर्क करें तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको कि मतलब कहाँ तक समझ में आ रहा है. कि अगर मुझे भी कुछ चेंजेस करने, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे करते आ सकते हैं. इसलिए होमवर्क जरूरी है, और होमवर्क से आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आप अच्छी तरीके से आगे जाके अनुवाद कर सकते हैं और पाली सीख सकते हैं. इसलिए होमवर्क जरूरी है. और होमवर्क करने के लिए मेरे ख्याल से पाठवायचे. आधा घंटा तो काफी है. हाँ बोलिए. सर किती चार्ट करून पाठवायचे? जो हमने नाम देखे उसमें से कोई भी 2 नाम लीजिए. 2 ही चार्ट बनाने, 2 ही नाम के चार्ट बनाने. ओके सर. जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से. अगर आपको कुछ ज्यादा भी बनाने हो तो बना सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 2 ही बनाने. ओके, थँक यू. समझने के लिए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. थँक्यू सर. थँक यू. थँक्यू व्हेरी मच सर. वेलकम. थँक्यू सर. अरविंद सर, ग्रुप एंड केला तरी चालेल. सॉरी, मीटिंग. ओके. ओके.